आज हम चर्चा करेंगे आसियान की भूमिका, आसियान का विश्लेषण और भारत और आसियान संबंधों पर। तो आसियान का कार्यक्षेत्र, सबसे पहले हम इसकी भूमिका देख लें। आसियान का कार्यक्षेत्र जो है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, अर्थात ये जो संगठन है वो आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्त क्षेत्रों में क्या किया है, सक्रिय योगदान दिया है। इसलिए ये इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सबसे पहले हम इसकी मैप पर स्थिति देख लें। तो मैप पर इसकी स्थिति देखिए, ये चीन के दक्षिण में और भारत के पूर्व में स्थित देश हैं। तो यहाँ से देखिए, इन देशों को हम इस तरीके से पहचान लेते हैं। ये देश हैं म्यांमार, ये देश है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, और नीचे आ जाते हैं तो वो है सिंगापुर। ये यहाँ सिंगापुर है और ये इंडोनेशिया। तो ये जो देश हैं इनकी स्थिति देखिए आप, इधर ऑस्ट्रेलिया है और ऊपर एशिया है। ये एशिया वाला क्षेत्र है, ये एशिया वाला क्षेत्र है और नीचे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है, जोड़ने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पे हिंद महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो ये दोनों महासागरों को जोड़ने का भी पुल का काम करता है। तो इसकी स्थिति यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। ये दो महाद्वीपों को और दो महासागरों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम इसकी भूमिका को देखें तो इसने अपने व्यक्तिगत जो विवाद हैं उनको क्षेत्रीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया है। इनके जो भी आपसी मसले हैं उनको ये व्यक्तिगत स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, यदि हम देखें तो 1969 में संचार व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम तैयार किया है, और वो है रेडियो। सभी देशों में रेडियो और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों का आदान प्रदान। देखिए, रेडियो और दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं वो आसानी से सांस्कृतिक गतिविधियों को एक देश से दूसरे देश में प्रसारित कर सकते हैं, और ये संचार व्यवस्था का भी उत्तम उदाहरण है। तो दोनों ही चीज़ें इससे हल होती हैं। अब हम आगे देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है, एक संगठन बनाया है जिसका नाम है आसियान्टा। आसियान्टा एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो इन देशों में बिना किसी वीजा के परस्पर पर्यटन पर बल देता है। आसियान ने कृषि क्षेत्र में और खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही जो इनोवेशन होते हैं, तो वो देखिए, किसानों के को नवीनतम तकनीकी शिक्षा देने के लिए रेडियो कार्यक्रम चलाए हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम चलाए हैं। तो इस प्रकार इन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में भी और खाद्यान्न के क्षेत्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्र में यदि हम देखें तो स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्र में भी इन्होंने प्रयास किए हैं। क्या प्रयास किए इन्होंने? नियमों को इस तरीके से बनाया है कि आयात निर्यात आसानी से संभव हो सके। अब बात करते हैं हम भारत और आसियान के संबंधों की। तो भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी देश है। इसके अलावा ये आसियान की जो सहयोगी संगठन है, एशियाई क्षेत्रीय फोरम ARF, उसका भी सदस्य है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ पहले हमारी नीति थी लुक ईस्ट की। कैसी नीति थी? लुक ईस्ट की। लेकिन वर्तमान में हमारी नीति कैसी हो गई है? एक्ट ईस्ट की नीति हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक्ट
ईस्ट की नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सक्रिय योगदान वाले संबंध बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 से 7 सितंबर के मध्य लाओस की राजधानी वियंतियाने में 14वें आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेन बात देखिए आप, आतंकवाद और कट्टरवाद ये विश्वव्यापी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का मिलकर के सामना करने पर बल दिया है, अर्थात इस मंच से इन देशों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों से भी ये आह्वान किया है कि वे आतंकवाद और कट्टरवाद का मिलकर के सामना करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापान सहित सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ नए सिरे से व्यापारिक और सामरिक संबंध, दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों के साथ व्यापार और सामरिक संबंध स्थापित करने पर बल दिया है। अब हम आसियान का विश्लेषण करते हैं कि आसियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ। तो देखिए, आसियान के समस्त क्रियाकलापों और उपलब्धियों का यदि विश्लेषण किया जाए तो ये पता चलता है कि ये संगठन उतनी तेजी से आर्थिक क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाया जितनी तेजी से ये करना चाहता था, लेकिन उसमें इसके साथ कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं के कारण ही ये आर्थिक क्षेत्र में वांछित तरक्की नहीं कर पाया। तो पहला कारण है कि इसके पास आवश्यक पूंजी का अभाव है। आवश्यक पूंजी आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अगर उसी की कमी होती है तो क्षेत्र में कमी आना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो इसके सदस्य देश हैं, इनके हितों में टकराव होता रहता है और उन टकरावों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन जाता है। उसकी वजह से भी इनके आर्थिक क्षेत्र में प्रगति में कमी आई है। इसके बाद हम देखें कि अधिकांश आसियान देशों का झुकाव किसकी तरफ है? पश्चिमी देशों की तरफ है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। इसकी खास बात यही है कि ये कैसा संगठन है? ये असैनिक संगठन है, ये आर्थिक संगठन है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने मतभेद होने के बाद भी इसने सैनिक रूप नहीं लिया है। आसियान की सदस्यता के द्वार दक्षिण पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हुए हैं जो इसके उद्देश्य, सिद्धांत और प्रयोजन में विश्वास रखते हैं। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में, विकास के लिए सभी क्षेत्रों में योगदान में जो भी देश विश्वास करते हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। इसके अलावा आसियान के महत्व को हम इस बात से समझा सकते हैं, इस बात से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है कि दुनिया के महत्वपूर्ण 23 देश, और महत्वपूर्ण 23 देशों में अमेरिका, रूस, जापान, चीन और भारत भी शामिल हैं। इतने बड़े देश भी इसके संगठन एशियाई रीजनल फोरम के सदस्य हैं, जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि आसियान एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।